हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपी स्टडी सेंटर। तो जी हाँ फ्रेंड, आज के ये जो हमने सेट लेकर आया हूँ ये ज्योग्राफी का एक फ्रेंड क्लास 11 का सेट 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को मार्क दिया हुआ है, 40 मार्क के हैं, ठीक है। 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो चलिए हम आप लोग को प्रश्न के साथ उत्तर भी मैं इस चैप्टर में लेकर आया हूँ, यानी कि सेट 2 का, ठीक है। और गाइस मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये ऑफिशियल सेट नहीं है, बल्कि मैंने किसी बुक से मैंने लिया हूँ सारे प्रश्न, और सब मैंने टाइपिंग किया हूँ, ठीक है फ्रेंड। किसी भी प्रकार का किसी का नहीं है, ठीक है। मैंने खुद से अपने अनुसार से आप लोग को जो भी हमारा बुक में दिया हुआ था, यानी कि ये जो प्रेस वर्मा प्रेस आती है ना फ्रेंड, और अंजना प्रेस, इन्हीं दोनों में से मिलाकर मैंने प्रश्न लिया हूँ, ठीक है। जो दोनों में ज़्यादातर सेम मिल रहा था, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है, विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय ग्रीत का नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ द डीपेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यानी कि सबसे गहरी सागर माने कि सबसे गहरा सागर का नाम बताइए। तो कौन सी ग्रीत है? मनी मनी मन मरी मरियान ग्रीत। क्या है फ्रेंड? सॉरी, मरियान ग्रीत है। क्या है? मरियान ग्रीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, और दूसरा में हमें पूछा गया है, लोकतल झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट लोकेट लेक इन इज सिचुएटेड। ठीक है, तो लोकेट झील जो है वो कहाँ पे है? तो लोकेट झील भारत के पूर्वांतर भाग में स्थित है, मणिपुर राज्य में। यहाँ इसका शॉर्ट में हम लिख सकते हैं मणिपुर राज्य। कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वेयर इंडियाज इज ओनली सर्वाइविंग एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड। यानी कि भारत का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी जो क्या है? जीवित है, ठीक है। तो वो कौन सा है ये देखते हैं। बोरन द्वीपीय भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो डमान है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह पे, ठीक है। एकमात्र है, लेकिन इसका नाम क्या है? बेरन द्वीप। क्या है इसका नाम? जो है बैरन द्वीप है। क्या है? बैरन द्वीप है। अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं आगे। भारत की जो जलवायु कैसी है? फ्रेंड ये जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यार ये आप लोग को याद रखना है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है वो मात्र फ्रेंड 1 नंबर का है। कितना नंबर का है? 1 नंबर का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हो? हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया की जो है जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5वां, ठीक है। 5वां में दिया गया है, अरवावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरेवल माउंटेन। यानी कि अरवावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरवल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिरोही जिले में गुरु शिखर जो कि 7222 मीटर 5676 फीट की ऊंची है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? इसका जो नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। अरवावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्थित यहाँ नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन का थोड़ी लंबे लंबे लेकर आया हूँ, जिससे कि आप लोग को 2 नंबर अच्छे से मिल जाए। ये 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या पूछा गया था? अरवावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगर आप लोग को 1 नंबर में पूछा जाए तो सिर्फ क्या लिख देना? गुरु शिखर। क्या लिख देगो? गुरु शिखर। और जब 2 नंबर का पूछा जाए तो अरवावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में है, जिसका नाम, यहाँ पे और चीज लिख सकते हो, जिसका नाम गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है और 5676 फीट ऊंची है। यानी कि 1722 फीट और 5676 फीट की ऊंची है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो क्या है? लाल मिट्टी। यहाँ पे पूछा गया है, लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है? वाट इज़ द रीजन ऑफ रेड सॉयल। यानी कि लाल मिट्टी की क्या कारण है जिसके कारण से मिट्टी क्या होती है? लाल रंग की दिखाई पड़ती है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। जो लाल मिट्टी है उसमें किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है? लोहे की। आप लोग एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से लिख लोगे, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, और एग्ज़ाम में आ भी सकता है। लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो इसके लाल रंग का कारण है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग के होते हैं। इसका जो कारण है, उसका क्या कारण है? लोहा में आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं जिसकी कण क्या होती है? लाल रंग या भूरे रंग के होते हैं, जिसके कारण से लोहा क्या दिखाई देता है? लाल रंग की दिखाई देती है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है 7वां, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द वेस्टर्न घाट कॉल्ड इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है, या फिर किस नाम से हम लोग उसे जानते हैं, ठीक है। तो यही है, सरल भाषा में आप लोग को समझा रहा हूँ। महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट का सांस्कृतिक नाम सह्याद्री पर्वत है। भारत के पश्चिमी तट की स्थित पर्वतीय श्रृंखला है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जल चक्र क्या है? ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल चक्र क्या है? चित्र सहित समझाएं। व्हाट इज़ द वाटर साइकिल, एक्सप्लेन विथ डायग्राम, ठीक है। आने की आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, जल चक्र क्या है इसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करना है, चित्र भी आप लोग को दर्शाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे चित्र भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी छोटी कर ले रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को क्या हो, अच्छी से दिखाई पड़े। तो चित्र ये रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जल चक्र है वो आप लोगों को बनाने, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का नाम नहीं लिखा हूँ, मैं नाम बाद में लिखूँगा अभी, ठीक है। ये फ्रेंड आप लोगों को सबसे पहले आप लिख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले मैं पढ़ के बताता हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है ये भी पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी फिर पढ़ने में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जल चक्र का तात्पर्य पृथ्वी के स्थान मंडल का जल मंडल तथा वायुमंडल के बीच होने वाली जल के चक्रीय प्रवाह से जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक वाष्पीसंघनन और वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है, जिसमें जल के विभिन्न स्रोतों से जीवों के बीच जल का आदान प्रदान भी शामिल है। तो चलिए अब इसको हम आप लोगों को चित्र के अनुसार से समझाते हैं, ठीक है। तो चित्र में क्या दिया हुआ गया है ये हम आप लोग बता दें। तो चित्र को आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगी। ओके, तो ये जो चित्र है वो ये है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया था, जल क्या है, जो जल चक्र है वो क्या होती है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये जो प्रक्रिया है जल चक्र है वो क्या होती है, इधर उधर होते रहती है। यानी कि जब यहाँ पे जब सूर्य के पास हम लोगों को जब सूर्य के पास होगी, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य जब हीट होगी यानी कि वाष्पीकरण होगी जल में जब हम लोग क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, तो क्या होगा, वो जल वाष्पीकरण होकर क्या होगा, बादल का निर्माण करेगा। और जब बादल का निर्माण होगा तो जब बादल क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तब क्या होंगे, वो क्या होंगे, बरसने का प्रारंभ करेंगे, यानी कि वर्षा होगी। और जब वर्षा होगी तो वर्षा होने के बाद ये पानी कहाँ जाएगा, ये जो पानी है वो किस जगह पे जाएगा फ्रेंड, तो ये पानी जो है वो फिर से इसी जगह पे क्या होगा, जाएगा, सीधा बहकर कहाँ पे जाएगा, इधर देखो, इधर से जा रहा है तो कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। और जब समुद्र में जाएगा तो फिर क्या बनेगा, फिर वैसा ही प्रक्रिया चलेगा, फिर से भाप बनेगा। जब हमारा हीट होगी, जब हमारी ये जल जो है वो क्या होगा, वाष्प होगा, यानी कि गर्म होगा, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से क्या होगा, बादल बनेगा। और जब ठंडा हो जाएगा बादल, तो क्या होगा, वर्षा होगी। तो इसी को हम कहते हैं जल चक्र। किसे कहते हैं, जल चक्र। आप लोग तस्वीर में देख सकते हो, आप लोग को तस्वीर में क्या क्या बनाना है, एक आप लोग हिल बना दोगे, यानी कि पहाड़ बना दोगे, पहाड़ के आजू बाजू में एक पेड़ बना देना है, ठीक है। पेड़ बनाने के बाद यहाँ पे एक साइड से रिवर निकाल देना है, और एक साइड में क्या कर देना है, सूर्य लगा देना है, और एक बादल देना है, जो बादल क्या हो, यहाँ पे एंगल ऐसे कर देना है, आने की मैं दिखा देता हूँ, ठीक है।
जो बादल की जो जब बादल बनाओगे तो कभी भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और जब यहाँ से हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जाकर फिर से ऐसे करोगे और फिर यहाँ पे ऐसे कर दोगे और फिर यहाँ पे जाके जल में ऐसे कर दोगे, ठीक है। ऐसा सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जल चक्र आप लोगों को समझ में आ गया। तस्वीर आप लोगों ने समझ लिया क्या क्या बनाना है। तो एक आप लोगों को पहाड़ बना लेना है, एक पेड़ बना देना है, एक सूरज बना देना है और उसी के किनारे एक नदी या रिवर या फिर पॉन्ड कुछ भी बना देना है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बादल बना देना है, उसके बाद एक और बादल बना देना है, जो बादल क्या हो, बारिश बरसता रहे, ठीक है। तो इससे हम लोग को जल चक्र बन जाएगा। आप लोग समझ गए जल चक्र क्या है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये है। नेक्स्ट प्रश्न में हमें पूछा गया है महाद्वीप, महाद्वीप किसे कहते हैं। हमें क्या है पूछा गया है, महाद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय महाद्वीपों में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। व्हाट इज कॉल्ड द सोल सब कॉन्टेंट, राइट द नेम ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इन द इंडिया कंट्री सब कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। यानी कि पूछा गया है उप महाद्वीप किसे कहते हैं और भारतीय उप महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। यानी कि जो महाद्वीप है उसके बारे में लिखना है कि उप महाद्वीप किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद भारतीय उप महाद्वीपों में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं उन देशों के क्या करना है, नाम लिखना है। तो चलिए नाम लिखते हैं और उप महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी हम लोग का जो है वो 3 नंबर का है। कितना नंबर का है, 3 नंबर का पूछा गया ये प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या क्या है। उत्तर महाद्वीप एवं भौगोलिक इकाई होती है जिसके लक्षण महाद्वीपों से अलग होता है। उप महाद्वीप में क्या होता है, उप महाद्वीप में भौगोलिक इकाई होती है जिसके लक्षण महाद्वीपों से अलग होता है। महाद्वीपों क्या लक्षण से क्या होता है, अलग होता है, या महाद्वीप से छोटी होती है। महाद्वीप से क्या होता है, छोटा होता है। उप महाद्वीप जो होता है वो महाद्वीपों से क्या होता है, छोटा होता है। हिमालय पर्वत द्वारा भारत से शेष एशिया महाद्वीप से अलग कर दिया गया है। जो भारत हिमालय पर्वत हैं, हिमालय पर्वत के कारण जो है भारत के शेष एशिया महाद्वीप जो है वो क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। किसके कारण, हिमालय पर्वत के कारण। अतः यहाँ की जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि शेष एशिया से भिन्न है। अतः इसे एक उप महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि जो यहाँ की मिट्टी जो होगी वो या फिर जलवायु जो होगी या वनस्पति होगी उससे क्या होगी, महाद्वीप से क्या होगी, अलग होगी, भिन्न होगी, अलग होगी। अतः इसे एक उप महाद्वीप कहा जा सकता है। अतः उसे क्या कह सकते हैं, एक उप महाद्वीप कह सकते हैं। इसे उप महाद्वीपों के प्रमुख देश जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, यानी कि जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, 5 पड़ोसी देशों के लिख देना है। जैसे पहला हो गया भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। चीन आप नहीं लिखोगे चलेगा। ओके, यह समझ में आ गया। हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये कितना नंबर का, 3 नंबर का था और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी था। 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। 10वां जो प्रश्न पूछा गया, भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखें। भारतीय जो मानसून है उसकी क्या लिखना है, 3 विशेषताओं के बारे में लिखना है। राइट 3 फीचर ऑफ इंडिया मानसून, यानी कि जो भारत की मानसून है उसकी 3 विशेषता लिखनी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या लिखना है, भारतीय मानसून वर्षा की अनेक विशेषताएं हैं जो भिन्न है या फिर निम्न प्रकार से। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न प्रकार से, या फिर आप लोग लिख सकते हो भिन्न प्रकार से है। ओके, पहला लिखना है मानसूनी की अनुसूचित, ठीक है। पहला क्या लिखना है, मानसूनी तथा अनुसूचित। तो चलिए इसको पढ़ देखते हैं, मानसूनी और अनुसूचित में क्या क्या है। भारत में मानसूनी वनों से वर्षा होती है। भारत में जो मानसूनी है वो कहाँ से होती है, मानसूनी पवनों से वर्षा होती है, मानसूनी पवनों से होती है। परंतु मानसूनों के आने का कोई निश्चित समय नहीं है। मानसून कब आ जाए और कब चला जाए इसका क्या है, किसी भी प्रकार का निश्चित समय नहीं है। कभी भी लगातार वर्षा होती रहती है तथा कभी कभी कई सप्ताह बिना वर्षा के निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी वर्षा हो रही है तो होते रह रही है और नहीं हो रही तो कभी हफ्ता, सप्ताह, 2 सप्ताह कभी वर्षा होती ही नहीं है। जैसा कि सन 1956 ईस्वी में भयंकर वर्षा हुई, यानी कि 1956 ईस्वी में क्या हुआ था, बहुत भारी वर्षा हुई थी जिससे उत्तरी भारत की नदियाँ
बाढ़ग्रस्त हुई। उत्तरी नदियाँ क्या हो गई थी? बाढ़ग्रस्त हो गई थी। और भारी जन धन की हानि हुई, यानी कि जान की हानि हुई और धन की हानि हुई, यानी कि बहुत प्रकार से हानियों की सामना करनी पड़ी। इसकी विपरीत, इसकी उल्टा, यानी कि जब बारिश नहीं हुई तो इसकी विपरीत सन 1980 ईस्वी में वर्षा ना होने से अकाल की स्थिति बन गई। यानी कि जब वर्षा नहीं हुई तो किस चीज़ का स्थिति बन गई? अकाल की स्थिति बन गई। अब नेक्स्ट में देखते हैं दूसरा जो है, 3 यहाँ पे हम लोग को लिखने का था, तो यहाँ पे दूसरा जो लिखा हुआ है, वर्षा का असमान वितरण। यानी कि वर्षा का क्या होता है? असमान वितरण होता है। कहीं पे कभी कम होती है तो कहीं ज़्यादा होती है, इसी के बारे में होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। भारत में वर्षा का वितरण असमान है। जैसा कि मैंने बोला कि भारत की वर्षा किसी जगह पे कम होती है तो किसी जगह पे ज़्यादा होती है। कहीं ज़्यादा वर्षा होती है तो कहीं कुछ ही स्थान सूखे रह जाते हैं। कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे क्या हो जाती है? सूखे ही रह जाते हैं। असम, मेघालय तटीय प्रदेश में अधिकतम वर्षा होती है और पश्चिम राजस्थान, पंजाब, गुजरात के कुछ भाग सूखे की चपेट में आ जाते हैं। यानी कि अधिक बारिश होने के कारण यहाँ पे जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, तटीय प्रदेश हो गया, वहाँ पे क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या होती है? पानी नहीं पड़ती है। ऐसे देश भी हैं, देश नहीं, ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पानी नहीं पड़ती। जैसे पश्चिम राजस्थान और पंजाब, गुजरात के कुछ भाग क्या हो जाते हैं? सूखे के चपेट में आ जाते हैं। अधिक वर्षा के कारण बाढ़ तक वर्षा न होने से सूखा पड़ने से दोनों प्रकार की भारतीय किसानों को हानि होता है। यानी कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो भी भारतीय किसान को नुकसान की सामना करना पड़ता है, और कम बारिश हुई यानी कि सुखाड़ पड़ गई तो भी क्या होती है? किसानों की हानि होती है। यहाँ पे दोनों प्रकार से किसान को ही नुकसान झेलने को देखने को मिलता है। ओके, तीसरा है मानसूनी में कर्म भागत की प्रवृत्ति। मानसूनी वर्षा लगातार ना होकर रुक रुक होती है। मानसूनी जो वर्षा होती है वो क्या होती है? लगातार ना होकर रुक रुक कर होती है। वर्षा के रुकने से एक अंतराल आ जाता है। वर्षा रुकने से क्या हो जाता है? एक अंतराल आ जाता है। यह अंतराल कभी 1 माह से अधिक कभी हो जाता है, कभी क्या होता है? यह अंतराल जो है 1 महीने से अधिक हो जाती है। इसका भारतीय कृषि पर बुरा असर पड़ता है। यानी कि इसका क्या हो जाता है? भारतीय किसान पर क्या होता है? बहुत बुरा असर पड़ता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्वतीय वर्षा। ये चौथा है एक्स्ट्रा में, जो कि मैंने हर वक्त एक एक्स्ट्रा लेकर आता हूँ जिससे कि कोई आप लोगों को अच्छा लगे, जिससे जो आप लोगों को जल्दी याद हो उसे आप रख सकते हो अपने दिमाग में। ठीक है, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, यानी कि पर्वतीय समझ गए कि पर्वत जहाँ पे होंगे, पहाड़ी क्षेत्र होंगे, उस जगह के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, माउंटेन हिल, यहाँ पे देख सकते हैं माउंटेन हिल। तो चलिए देखते हैं, मानसूनी वर्षा को पर्वतीय वर्षा भी मानसूनी पवनों को रोकने में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ तथा असम की पहाड़ियाँ का विशेष हाथ है। यानी कि जो मानसून है जो पर्वतीय क्षेत्र में, तो वो कौन कौन सी जो है जो रोकती है? तो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं और असम की जो पहाड़ियाँ हैं उसका क्या है? उसमें रोकने की, यानी कि जो है असम की पहाड़ियाँ और पश्चिम घाट की, तो उन लोग यानी कि उन पहाड़ियों से रुक जाती है। ठीक है, इसके कारण पर्वत के सामने के भाग अधिक तथा पीछे के भाग, जिसे विष्ट क्षेत्र कहते हैं, उसमें कम वर्षा होती है। यानी कि पहाड़ के सामने के क्षेत्र में क्या हो जाती है? अधिक वर्षा हो जाती है, और पहाड़ की पीछे की क्षेत्र यानी पहाड़ियाँ के पीछे की क्षेत्र क्या हो जाती है? सूखेपन की शिकार हो जाती है। इनमें से आप लोगों को क्या लिखना है? 3 ही लिखना है, जैसा कि प्रश्न मैंने पहले ही पढ़ा था। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर के भी हैं, और ये जो नेक्स्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताएं। भारतीय नदी जो है उनका प्रदूषण होने का 3 कोई कारण बताना है। गिव 3 रीज़न फॉर द पॉल्यूशन ऑफ इंडियन रिवर। यानी कि भारत की 3 पॉल्यूशन यानी गंदगी होने की, प्रदूषित होने की 3 कारण बताना है। तो चलिए बताते हैं हम आप लोग को 3 कारण। तो पहले उत्तर देखते हैं। आप लोगों को लिखने का टेक्निक होनी चाहिए। भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के प्रमुख कारण निम्न हैं। ये आप लोगों को टेक्निक है जिससे कि आप लोगों को टीचर क्या होंगे? अच्छे मार्क दे। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को ये जरूर लिखना है भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के निम्न कारण है, या फिर निम्नांकित कारण है, या फिर ये लिख देना है। ओके, आप लोग को उसके बाद ही पहला दूसरा करके आप लोग पॉइंट बनाकर लिखते जाना है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं।
सॉरी घरों से निकलने वाला गंदा पानी छोटी छोटी नलियों के सहारे बड़े नालों में गिरता है। जो छोटी छोटी घरों हैं या फिर गंदे नाले हैं, उनकी जो छोटी छोटी नालियाँ होती है उनका पानी क्या होती है, नालों से गिरते हुए और उन नालों से यह सारा गंदा जल नदियों में गिरकर उसे प्रदूषित कर देती है। यानी कि ये सब जो गंदी पानी जाती है नलियों में, वो कहाँ जाती है, छोटी नदियाँ में जाकर मिल जाती है, जिससे क्या हो जाती है, नदियाँ क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। दूसरा, उद्योग से निकलने वाला कूड़ा कचरा भी नदियाँ में फेंक दिए जाने से नदियों में प्रदूषण बढ़ जाता है। यानी कि ये जो नदियाँ हैं, नदियाँ में क्या हो जाता है, कूड़ा करकट हम लोग फेंक देते हैं। कारखाने से जो निकलती है कूड़ा करकट, वो भी कहाँ हम लोग डाल देते हैं, नदियाँ में डाल देते हैं। और हम लोगों के यहाँ पे जब पूजा होती है तो वहाँ के जो कचरा होती है वो कहाँ डाल देते हैं हम लोग, नदी या तालाब या फिर किसी भी पानी वाली क्षेत्र में डाल देते हैं, जिससे क्या होती है, पानी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट में जो है औद्योगिक रासायनिक अपशिष्ट का निपटारा भी नदियों में ही किया जाता है, जो उनमें प्रदूषण को काफ़ी बढ़ा देता है। यानी कि उद्योग में जो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योग, जहाँ पे रासायनिक का काम होता है, यानी कि जहाँ पे किसी प्रकार के जो पानी में रासायनिक का जो प्रयोग होता है, तो वहाँ पे जो रासायनिक प्रक्रिया निकलता है तो उसका जो भी रासायनिक जो बच जाता है कूड़े करकट के रूप में, तो वो भी कहाँ हम लोग डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, नदियों के पानी प्रदूषित हो जाती है। और एक मैं पॉइंट अपने से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैंने भूल गया था यार, यहाँ पे 3 ही पॉइंट लिखा। जब हमारे भारतीय किसान अपने खेतों में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं एवं रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो वह भी पानी को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। नदियों में जब जाकर वह मिलती है तो नदियों की पानी भी क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। आप लोगों को मैं एक एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों आप लोगों को क्या करना है, वैसे भी आप लोग को याद रखना है, हमेशा मैं 3 लेकर जरूर आता हूँ। चलिए नेक्स्ट जो है, ये जो प्रश्न मैंने बोला वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये है 12वां प्रश्न है, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। सॉरी फ्रेंड, जो ये प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यार इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को देख लेना है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। या वाह, क्या प्रश्न है। Why do the coastal region of Tamil Nadu receive more rainfall in the winter season। यानी कि तमिलनाडु में जाड़े के समय में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो इसका जो है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 5 नंबर का भी है, आप लोग को याद रखना है। तमिलनाडु राज्य भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। जो तमिलनाडु है वो कहाँ पे हमारा स्थित है, भारत के दक्षिणी पर्वतीय तट पर स्थित है। यहाँ शीतलकन उत्तर पूर्वी मानसून पौने ग्रीष्म काल की दक्षिण पूर्व मानसून पवनों की अपेक्षा अधिक वर्षा कराती है। यहाँ पे जो है वो कौन सी पवनें वर्षा कराती है, ग्रीष्म काल की दक्षिणी पूर्व मानसून पवनें की अपेक्षा अधिक वर्षा कराती है। जो ग्रीष्म काल की उत्तरी पवनें होती है, कौन सी पवनें, उत्तरी पवनें होती है, वो उत्तरी मानसून होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा कराती है। तो ग्रीष्म में यह प्रदेश पश्चिमी घाट की विशेष छाया रेन शैडो में स्थित होने के कारण कम वर्षा प्राप्त करती है। यानी कि जब वर्षा की ऋतु होती है तो वहाँ पे उसकी शैडो के यानी कि परछाई के कारण क्या होती है, वहाँ पे कम वर्षा होती है। यानी कि वरिष्ठ छाया, यानी कि वर्षा की पश्चिमी घाट जो है उसकी छाया की वजह से क्या होती है, उसकी पीछे की साइड क्या होती है, कम वर्षा होती है। शीतलकन में लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करके नमी ग्रहण कर लेती है। जब ठंडा की मौसम होती है तो क्या होती है, जो वहाँ की जो शीतलकन मानसून होती है, पवनें बंगाल की खाड़ी में नमी ग्रहण कर लेती है। बंगाल की खाड़ी में क्या कर लेती है, नमी ग्रहण कर लेती है। तो नमी ग्रहण कर लेती है। ये पढ़ने पर
पढ़ने पर्वतीय घाट की पहाड़ियों से टकराकर वर्षा कराती है। इस प्रकार शीतलकन में यह प्रदेश आर्द्र पवनों के सुखमुख होने के कारण अधिक वर्षा प्राप्त कराता है। जिसके कारण क्या होते हैं, शीतलकन होने के कारण वर्षा की ऋतु में कम वर्षा कराती है और ठंडी के मौसम में क्या करती है, अधिक वर्षा कराती है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर के शीर्षक पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज इंडियन सेंट्रल पोजीशन एट द टॉप ऑफ इंडियन ओशियन इम्पोर्टेंट? हिंद महासागर की शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो चलिए, ये भी काफ़ी अच्छी प्रश्न है, बट इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, हिंद महासागर का विस्तार 40 डिग्री पूर्व से 120 पूर्व देशांतर तक है। भारत की दक्षिण सिरा कन्याकुमारी लगभग 80 डिग्री पर्वतीय देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार भारत को हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। यानी कि जो हिंद महासागर का विस्तार हुआ है वो 40 डिग्री से 120 डिग्री पूर्व देशांतर तक है। अतः भारत का दक्षिण भाग जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में लगभग 80 डिग्री पूर्वांतर देशांतर पर स्थित है। जो कन्याकुमारी का है, कन्याकुमारी जो है वो कितना डिग्री पे है, 80 डिग्री पे क्या है, झुका हुआ है। इस प्रकार भारत का हिंद महासागर के केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। यानी कि जो 80 डिग्री पे होने के कारण जो हिंद महासागर है उसके क्या है, केंद्रीय बिंदु पे स्थित है, यानी कि बीच में है। भारतीय प्रायद्वीप अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। बंगाल की खाड़ी तथा इसके मध्य में स्थित है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तट रेखा भारतीय तट रेखा जितनी लंबी नहीं है। यानी कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तट रेखा भारतीय तट रेखा जितनी लंबा नहीं है। यानी कि जो हिंद महासागर है और भारतीय तट की रेखा जितनी है उससे लंबे किसी भी समुद्री भारत के तट को छू कर गुजरता है। सभी समुद्री मार्ग हैं वो भारत के तट को क्या करते हैं, छू के ही गुजरते हैं। भारत पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में स्थित है। जो भारत है पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में स्थित है, मध्य में स्थित है। इसलिए भारत का हिंद महासागर में सर्वाधिक केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। भारत का हिंद महासागर में है। अतः हिंद महासागर वास्तव में हिंद महासागर है। ओके, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है? पश्चिमी तटीय पर डेल्टा क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है इस प्रश्न में हम देखते हैं। तो वाई इज द थ्री नो डेल्टा ऑन द वेस्ट कोस्टल प्लेन? ठीक है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है ये हम लोग आंसर में देखेंगे। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, पश्चिमी तट पर नर्मदा और तप्ती प्रमुख नदियां हैं। पश्चिमी तट पर कौन सी नदियां हैं? नर्मदा नदी और तप्ती प्रमुख नदियां हैं। यानी कि नर्मदा और तप्ती नदियां क्या है, उसके प्रमुख हैं। ये नदियां काफ़ी मात्रा में तलछट बह कर ले जाती है। यानी कि जो ये नदियां हैं वो क्या होती है, जो तल होती है यानी कि किनारा होती है, किनारा को क्या करती है, काट कर अपने साथ बहा ले जाती है। परंतु ये डेल्टा नहीं बनती, काट कर ले जाती है, जिसके कारण से वहाँ डेल्टा नहीं बनती। इस तट पर मैदान की चौड़ाई बहुत कम है। इस जगह पे क्या है, मैदान की चौड़ाई जो होती है वो बहुत कम होती है। प्रदेश की तीव्र ढाल से नदियाँ तेज गति से में गिरती पद है, इसलिए तलछट का निपेश नहीं होता। यानी कि यहाँ पे जब नदियाँ पानी गिरती है तो वहाँ का जो है वो क्या होती है, पानी की बहुत ही तेज़ होने की गति के कारण क्या होती है, तलछट का निपेश नहीं हो पाता। यानी कि जो मिट्टी लाती है उसे क्या करती है, बिछा नहीं पाती है। साकरे मैदान के कारण नदियाँ के अंतिम भाग की लंबाई कम है।
यानी कि जो साकर जो यानी कि जो कम क्षेत्र वाले मैदान होते हैं उसकी नदियाँ अंतिम भाग की लंबाई जो लास्ट की भाग की लंबाई होती है वो कम होती है, जिसके डेल्टा का निर्माण नहीं होता, यानी कि जिसके कारण क्या होता है, डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। ये जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है। कितना नंबर का है? 3 नंबर का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है मृदा मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने का उपाय बताएं। ये प्रश्न मैंने अगला फर्स्ट सेट में बताया था और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख सकते हो ये दूसरा सेट में भी आ चुका है और पहला सेट में भी था। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन द मीन्स कॉज ऑफ सॉइल इरोजन एंड वाई टू डील विथ प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण के बारे में बताना है और इसके समस्या से बचने का या फिर निपटने का उपाय क्या करना है हम लोग को लिखना है, बताना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा की ऊपरी परत को बाह्य संघनों द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि मिट्टी की ऊपरी भाग को हटाना क्या कहलाता है, यानी हट जाना, यानी कि जैसे कि मृदा होती है उसकी जो ऊपरी परत होती है उसको क्या होती है, ऑटोमेटिकली हट जाती है। यानी कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण क्या होती है, हट जाती है। या फिर जानवर चलते हैं तो जानवर के जो पैर होते हैं उसके कारण से भी मिट्टी हट जाती है। इसी को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मृदा की ऊपरी परत को बाह्य संघनों द्वारा, यानी कि किसी अदर पर्सन के द्वारा क्या होता है, हट जाना क्या करता कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत को बाह्य संघनों द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो चलिए इसका जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे बचना चाहिए। मृदा अपरदन प्रभावित क्षेत्र हैं पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जो हमारे यहाँ मृदा अपरदन ज़्यादातर होते हैं वो किस किस देशों में होते हैं, किस किस जगहों पे ज़्यादा होते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान तथा देशों के अन्य भागों में भी होते हैं। यानी कि और भी कई सारे भाग हैं जहाँ पे ऐसे मृदा का अपरदन होता है। इन भागों में अपरदन के कारण हैं इन जगहों पे मृदा के कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई, चारागाहों में अति चराई, वैज्ञानिक अपवाह प्रक्रियाएं तथा भूमि की अनुचित उपयोगी इत्यादि। इस क्षेत्र में मृदा संरक्षण के नियम यहाँ पे क्या है फ्रेंड, उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि जो है इन्हें बचाने के लिए इन क्षेत्रों में क्या करना हो चाहिए, हम लोग को कटाई से रोकनी चाहिए। ठीक है, चारागाहों से बचानी चाहिए, अति चराई नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं इसका क्या क्या दिया हुआ है। और पहला नंबर जो है वृक्ष रोपण करना चाहिए। उपाय जो है क्या क्या है ये है। ठीक है फ्रेंड, हम लोग क्या करना चाहिए, उपाय में वृक्ष को क्या करना चाहिए, अधिक लगाना चाहिए। मैंने पहले भी प्रश्न में बोला था, पहले जो सेट में तो बोला था कि आप लोग अभी बारिश की सीजन चल रही है तो यार आप लोग 3 पेड़ जरूर लगाना। कितना, 3 पेड़, 3 ट्री। ओके, 3 पेड़ जरूर लगाना फ्रेंड, तो जिससे कि आप लोग को फल भी मिल सके और छाया भी और मृदा भी अपरदन कम हो और हवा भी शुद्ध रहे, वायु प्रदूषण से भी बचा जा सके। ओके, और दूसरा है समुच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए, सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए तथा खेतों पर मेड़बंदी करनी चाहिए। ओके, पशुओं को निश्चित चारागाह में चराई करनी चाहिए। ये प्रश्न मैंने पहले भी बताया था पहला सेट में। ओके, दूसरा सेट में भी दिया हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार जरूर पढ़ लेना, इसे जरूर ध्यान देना अच्छी से। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। मानसून इज द गैम्बल फॉर इंडियन फार्मर, एक्सप्लेन इट। भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, क्यों, व्याख्या करें। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो है वो 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग को याद करना समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो भारत है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। जो हमारी भारत देश है इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है।
कृषि की सफलता मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। और यहाँ का जो कृषि है वो किस पे निर्भर करता है? मानसून पर निर्भर करता है, बारिश पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, मानसूनी पौने जब समय पर उचित मात्रा में वर्षा कराती है तो कृषि उत्पादक बढ़ जाती है। यानी कि जब समय पर वर्षा होती है तो क्या होती है? उत्पादन कृषकों का क्या होती है? बढ़ जाती है। मानसून की असफलता के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। यानी कि जब समय पर वर्षा नहीं होती है तो क्या हो जाती है? फसलें नष्ट हो जाती है। देश में सूखा पड़ जाता है तथा अनाज की कमी अनुभव होती है। और यानी कि देश में क्या हो जाती है? अनाज की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। मानसूनी पवनों के समय से पूर्व आरंभ होने से या देर से आरंभ होने से भी कृषि की हानि पहुंचती है। कई बार नदियां में बाढ़ आ जाती है जिससे फसलें की बुरी तरह से क्या हो जाती है? कठिन समय पर नहीं हो पाती। यानी कि जो फसलें होती है, वर्षा अगर ठीक समय पर नहीं होती तो वहाँ पे क्या होती है? नदियाँ में हम लोगों को सिंचाई करने की ज़रूरी पड़ती है। लेकिन जब वर्षा नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होती है? फसलें की जो होती है वो अच्छी से उपजाऊ नहीं हो पाती, उपज नहीं पाती है। तो इससे भी क्या हो जाती है? यानी कि इससे भी क्या हो जाती है? भुखमरी का प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रकार कृषि तथा मानसूनी पवनों से गहरा संबंध है। इसी प्रकार से क्या है? मानसूनी पवनों से क्या है? गहरा संबंध है। सिंचाई के पर्याप्त साधन ना होने के कारण, यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि भारत में कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पे बारिश के ऊपर ही खेती क्या होती है? निर्भर होती है। यहाँ पे सिंचाई के साधन क्या है? सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण, सिंचाई के पर्याप्त साधन ना होने के कारण भारतीय कृषक की मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करना पड़ता है। जो भारत के किसान जो हैं वो सिंचाई की सुविधा ना होने के कारण हमारे यहाँ के किसानों को किस चीज़ पर निर्भर करना पड़ता है? वर्षा पे ही निर्भर करना पड़ता है। कृषि पर ही भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है? कृषि पे ही टिकी हुई है। कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर कई उद्योग निर्भर करते हैं। यानी कि कृषि से ही हमारे यहाँ पे कई उद्योग निर्भर करते हैं। कृषि से ही कई सारे उद्योग चलते हैं। कृषि ही किसानों की आय है। यहाँ पे जो है आय क्या है? कृषि ही एक आय है, एकमात्र साधन है। एक सफल होने की दशा में सारे देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है। यानी कि जब फसल नहीं हो पाती अच्छे से तो क्या हो जाती? इसी के कारण से भारत की अर्थव्यवस्था के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर तथा कृषि मानसून वर्षा पर निर्भर है। यानी कि इसी कारण से कृषि जो है किस पे निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि अगर बारिश हुआ तो अच्छी फसल होगी, अन्यथा अगर बारिश नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, या फिर अधिक वर्षा भी हुई तो भी क्या होगी? फसल बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों को पता है, जो सारे लोग हमारे झारखंड से ही हैं, सभी लोगों को क्या पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या होती है? कृषि पे ही डिपेंड रहता है। हमारा झारखंड सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। ओके, तो यहाँ पे सारे जो फसल हैं, अभी जैसे बरसात की समय आ चुकी है, अगर टाइम पे बारिश हुई तो हमारे यहाँ क्या होगी? अनाज की बुआई होगी अच्छी से। और अगर बारिश लेट से हुआ तो बुआई टाइम से नहीं होगी, और अधिक वर्षा हो गई तो बुआई के समय बीज क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसी कारण से मानसून इज गैम्बल फॉर इंडियन फार्मर। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के विशाल मैदान को ऊंचों की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसका काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा आंसर है, तो इसका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। तो यार आप लोग यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, दिखाता हूँ मैं, यहाँ से ले लो हिंदी वाले। ओके, आप चलिए 17 नंबर आप लोग खुद से देख लेना, काफ़ी लंबा प्रश्न है, बस क्वेश्चन मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, बता देता हूँ। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है,
हिमालय अप्रवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अप्रवाह तंत्र में 5 अंतर लिखें। ठीक है। राइट 5 डिफरेंस बिटवीन द हिमालय डायरिंग सिस्टम एंड प्लेंसर डायरिंग सिस्टम। ओके, इसको भी आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को खुद से देख लेना है। काफ़ी टाइम हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है ये वीडियो। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम की क्या होगी, नुकसान होगी, इसलिए मैं इनको यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट जो एक प्रश्न और बच रहा है 19वां, भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। भारत का जो भारत का मानचित्र है उसमें से निम्नांकित को दर्शाना है। तो क्या क्या दर्शाना है ये हम देखते हैं। तो थोड़ी सी इसको ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले दर्शाना है काली मृदा क्षेत्र, जलोढ़ मृदा क्षेत्र, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, रेतीला मृदा, यानी कि रेड्स, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, रेतीले मिट्टी। ठीक है, सभी को दर्शाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को दर्शा कर दिखाता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, इसलिए मैं इसका इमेज भी यहाँ पे आप लोग को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जैसा कि हम लोग को दिखता है, तो वो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। ओके, ये हो चुका। अब यहाँ पे देख सकते हो ये भारत की इस साइड में क्या लिखा हुआ है, इस साइड में जो है मरुस्थलीय, यानी कि ये साइड राजस्थान की भाग पड़ती है, तो यहाँ पे मरुस्थल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, मरुस्थलीय क्या हो जाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी। और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी इस जगह पे, इधर से जो है वो क्या हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। और अब काली मिट्टी बात करते हैं। तो काली मिट्टी किस जगह पे क्षेत्र में पाई जाती है, इस जगह पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस जगह जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है और इधर से लाल मिट्टी पाई जाती है। और जो लेटेराइट मिट्टी है वो इधर साइड में थोड़ी सी जो है, यहाँ पे साइड में क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, और मरुस्थलीय मिट्टी भी देख ली हम लोगों ने। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुकी है। तो यार आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो ही आगे की वीडियो देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि अभी एग्ज़ाम समाप्त नहीं हुआ है, तो यार अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और ये जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है इसका एग्ज़ाम पता नहीं कब होने वाली है। तो यार अभी न्यूज़ रिपोर्ट नहीं आई है, तो यार जब भी हो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। रिपोर्ट जैसे आएगी, चेक जैसा निर्धारित करेगा इस टाइम, वैसा ही मैं बता दूंगा। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, जिससे कि वो भी क्या करें, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सब्सक्राइब करोगे तो ही नेक्स्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाओगे। और मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम से 1 घंटा या 2 घंटा पहले ही वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ लो। ओके, इसलिए यार आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय फ्रेंड, आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।